कि श्रोताओं ने, जैसे श्रोताओं की कलाकारों से बहुत अपेक्षाएं होती है जी, तो एक कलाकार के भूमिका से आपकी श्रोताओं से यदि कुछ अपेक्षाएं हैं तो? अपेक्षा देखो, हम लोग कई कॉन्सर्ट करते हैं, कई जगह तो बहुत ही प्यार से सुनते हैं जी, क्योंकि उनको वो शिक्षा मिली होती है जी, कि कहीं कहाँ बैठना है, कैसे सुनना है किसी कलाकार को, किसी कलाकार के सामने कैसे जाना है, कैसे बात करना है, जी, वो शिक्षा मिली होती है क्योंकि गुरु के पास जाता है। जी, और बिन गुरु ज्ञान नहीं। जी, तो कई लोग ऐसे भी हमारे ऑडियंस होती है कि जो उनको मतलब नहीं, ठीक है सुनने आज चलते हैं, देखने चलते हैं, सुनने चलते हैं, मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। जी, तो उनको मालूम नहीं कि कैसे बैठना होता है, जी, कैसे कपड़े पहन के जाने होते हैं, कैसे बातचीत करनी होती है, किस कलाकार का क्या, क्योंकि संगीत भगवान के बहुत करीब है। जी, क्योंकि वो तभी आता है जब हम रियाज करके अपने आप को भगवान के पास, मतलब कि ध्यान करके उनका रियाज करते हैं, जी, तो होता है। अब मैं एक किस्सा बताता हूँ। पंडित रविशंकर जी हमारे मैं बचपन में था इलाहाबाद में, तो वहाँ पे वो बजाने के लिए आए और उन्होंने अच्छा तरब मिला के जी, आलाप शुरू किया। मेरे ख्याल से राग था मालकौंस या पता नहीं। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा राग है गंभीर, बहुत आराम से उन्होंने राग शुरू किया। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। दूर बालकनी में किसी ने मूंगफली तोड़ी। अब उसको ये नहीं पता कि पिन ड्रॉप साइलेंट है और उसमें उसने वो शोर कर दिया। पंडित जी 15 मिनट से आंख बंद करके आलाप को मतलब आलाप का विस्तार कर रहे थे। आंखें तब खुली जब वो आवाज़ सुनी। तो उसको ये नहीं पता था कि हम किस कार्यक्रम में जा रहे हैं। मूंगफली या जो कोई भी ऐसी चीज़ लेकर नहीं जानी है। हम वेस्टर्न म्यूज़िक में या फिल्मी बॉलीवुड म्यूज़िक में हम जाएंगे तो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, सब ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो वाला माहौल हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं है। तो हमें ऑडियंस से सिर्फ यही अपेक्षा रहती है कि धैर्य से सुने और ऐसी जगह अपने आप ही वहाँ निकले। ज़बरदस्ती की वहाँ भी नहीं होनी चाहिए कि ज़बरदस्ती क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए। मना करते थे। मैंने कई इतने बड़े आर्टिस्ट को देखा है कि क्लैपिंग नहीं, अभी तो पूजा करना शुरू किया हमने और इसमें ताली नहीं चाहिए। अभी राजन साजन जी ने बोला एक प्रोग्राम में, तो वो बहुत ज़रूरी है ये सब शिक्षा आना ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस सोचती है कि हमें ये बजा दें। अब कल मैं क्लासिकल प्रोग्राम, हम लोग क्लासिकल में थे, कल पीछे से एक आवाज़, एक राधा एक मीरा बजा दीजिए। हाँ, कल हुआ था जी। तो वो ऑडियंस क्लासिकल के लिए है या कुछ ठुमरी दादरा या भाई होली का टाइम है होली सुनाइए जी। तो आनंद आता कि यार हाँ यार, क्यों सामने वाला ने बहुत अच्छी बात बजाना है। जैसे पराग भैया ने कल बोला कि भैरवी सुनाइए, तो भैरवी मुझे लगा कि नहीं यार भैरवी बजाते हैं। अब एक राधा मीरा ठीक है, अच्छा है, वो भी संगीत अच्छा है, हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन किस जगह पे है जी। तो वो हमें भी चाहिए ऑडियंस जी। पर ये मुझे लगता है कि ये बहुत ऐसा प्रश्न शायद आपको नहीं मिला। हाँ जी 100%। तो मैं भी इस इंटरव्यू के माध्यम से एक आह्वान करूंगा श्रोताओं से, सभी श्रोताओं से कि आप कृपया अच्छे गुरु के साथ में बैठ के कम से कम एक म्यूजिकल लिटरेसी के लिए संगीत की शिक्षा प्राप्त करें ताकि आप संगीत का और भी आनंद ले सके। ठीक बात जी। पंडित जी, अभी ऐसा कहा जाता है कि आयु 40 के बाद किसी कलाकार को खुद का विचार अपने म्यूजिक से श्रोताओं को प्रदान करने का एक कसब प्राप्त होता है जी। तो आप तो जैसे आपके घर में ही संगीत और परंपरा ही है जी, तो उसमें रह के क्या ये 40 की आयु का जो भी क्राइटेरिया है ये थोड़ा पहले लाया जा सकता है मैच्योरिटी के मामले में? ये मैं तो स्टूडेंट कहूँगा, उस स्टूडेंट के लिए है कि वो कितना गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हाँ, मतलब उसके रिसेप्टिबिलिटी पे है, ग्रास्पिंग पे है।
कि एक 40 साल तो ठीक है, हमें संगीत इतना समंदर है जी, उसको समझना, उसमें गहराई तक जाना बहुत मुश्किल काम है जी। एक 40 साल तो चलो हमने कह दिया। अब कोई ऊपर से सीख के आ रहा है जी, तो उसको मांझना एक गुरु का काम, तो वो यूं मंझ जाएगा, यूं चमक जाएगा। तो वो 40 साल नहीं, वो जल्दी हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा। लेकिन वो गुरु के साथ कितना रह रहा है, कितना बैठ रहा है, कितना सीख रहा है, गुरु क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशंस, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस। हाँ जी। यानी कि अब गुरु ने, अगर गुरु ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे क्यों चल रहा है, ये भी सोचने का विषय है। जी। अगर गुरु धीरे से बात कर रहा है, किसी के सामने आराम से बात कर रहा है, तो ये भी सीखने की चीज़ है कि मुझे लाउड नहीं बोलना। जी। संगीत तो दूर की बात है, ये सब जो पहली सीढ़ियाँ हैं, जो कि मुझे किसको कैसे प्रणाम करना है, तहजीब प्रणाम करने का अर्थ भी, अब कई लोग तो यहाँ पैर छूते हैं घुटने पे, कहना नहीं चाहिए आज की डेट में जी। प्रणाम चरण धूल लेना होता है ना। जी। अब हम चरण छूने रहे, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ से कहाँ से चरण पे धूल आएगी, तो वो सब शिक्षा कौन दे, वो भी ऑब्जर्वेशन है जी। हम अपने गुरु को देख रहे हैं, गुरु ने क्या किया वो हमें सीखना है। और गुरु ने अगर देख लिया शागिर्द ऐसा कर रहा है, शिष्य ऐसा कर रहा है, तो उसका भी फर्ज बनता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है जी। तो मैं अपने शागिर्दों की बात करता हूँ, मैं उनको सबसे पहले बेटा पहले आप बैठना सीखो, घर में घुसे प्रणाम करना सीखो, बैठना सीखो। ऊपर बैठना नहीं है गुरु के सामने, अगर गुरुकुल में है जी, एक टीचिंग वाला प्रोसेस है तो वो अलग है कि आपने मुझे पैसे दिए और मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीखा नहीं सीखा आपकी मर्जी से। गुरुकुल में, गुरु पद्धति में आपको अगर सा लगाना है तो जब तक सा ठीक से लगेगा नहीं तब तक हम रे पे नहीं जाएंगे। तो वो इस चक्कर में 40 साल का टाइम लग जाता है जी। हम उसको इसलिए जल्दी ला सकते हैं कि अब कई लोग क्या होते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, कई लोग इतना सीखते हैं वो भी गुरु हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जो सीखने आ रहा है वो उनसे नीचे है। जी जी। उनसे जो सीखने आ रहा है वो उनसे नीचे है, तो वो लगता है कि मैं तो गुरु हो ही गया, अब कोई बड़ा तो आएगा नहीं जी। तो वो शिक्षा क्या लेगा, वो शिक्षा क्या देगा, तो स्टैंडर्ड हमारा कहाँ गया, गिर गया। अब कहते हैं कि पुराने जमाने के जो गुरु होते थे वो तो कमाल होते थे। अब बाबा अलाउद्दीन खान साहब हैं, मेरे पिताजी पंडित भोलानाथ जी, उन्होंने जिस पे भी मेरे पिताजी ने, जैसे बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने जिस पे हाथ रखा वो तर गया, वैसे ही मेरे पिताजी पंडित भोलानाथ जी जिस पे हाथ रखा वो भी तर गए। हरिप्रसाद चौरसिया जी, राजेंद्र प्रसन्ना जी, निरंजन प्रसाद जी, सब लोग जितने भी, मैं तो बच्चे ही हूँ, उनका बेटा हूँ, तो शिक्षा तो मुझे घर में देखते देखते मिली। तो ये सब सीखने की बातें हैं जी, कि कैसे किसको मांझना है। इवन मैं तो ये भी कहूँगा, गुरु भक्ति में बता रहा हूँ, चौरसिया जी इलाहाबाद आते थे कभी, मैं छोटा होता था, तो जैसे कि आज कार्यक्रम है तो पिताजी, हरी चलो मेरे साथ, पिताजी बांस लेके और लोहे के रॉड लेके चाय की दुकान पे जाके वहाँ पे बांसुरी बना के एक कलाकार को अपने साज से अच्छा कोई साज नहीं लगेगा, ठीक है जी। पिताजी तुरंत बांसुरी बनाकर देते हैं और कहते हैं बेटा शाम को बजाना। किसको कह रहे हैं? पंडित जी को, हरि भैया को, हरि जी को। अब उनकी गुरु भक्ति देखिए, उनकी अपनी ओरिजिनल बांसुरी है जी, जिसको वो शाम को कितने सालों से रियाज कर रहे हैं जी, वो बजाएंगे क्योंकि वो सधी हुई है जी, वही बजाएंगे ना जी, जी। लेकिन वो गुरु भक्ति देखिए, वो नई बांसुरी शाम को बजाते थे और ऐसा बजाते थे क्योंकि उसमें गुरु का प्यार, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सब कुछ है उसके अंदर। और गुरु के प्रति जो विश्वास है, जो गुरु ने दिया है वो तो हाँ मतलब वो खराब हो ही नहीं सकता, वो खराब हो ही नहीं सकता, ये तो एक बात है। और ये तो मेरे लिए प्रसाद है। तो वो बजाते थे। तो मैं वो कह रहा हूँ कि गुरु भक्ति आनी बहुत ज़रूरी है। वो 40 साल का दौर कम हो सकता है अगर आपकी अच्छी गुरु भक्ति है, गुरु सेवा है, वो कम हो सकती है जी। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया पंडित जी आपने। इसी से निकल के अगला सवाल आएगा कि आजकल
हर चीज जो अर्ली एक्सपेक्टेशंस लोगों के हो गए हैं, यदि कोई संगीत की शिक्षा देने जाता है तो ये विशारद कब हो जाएंगे, या फिर ये ऐसे कई सारे सवाल। और मुझे तो मतलब लगता है कि आपको भी ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। माँ पिताजी भी पूछते होंगे बच्चों के, और बच्चों के तो पता नहीं आजकल क्या क्या उनके माइंड सेट बनते जा रहे हैं। तो ये जो माइंड सेट लोगों के बनते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सुधारने के लिए क्या किया जाए? अब देखिए, टीचर्स बच्चे मदर फादर क्या चाहते हैं जी। कि बच्चा मेरा ग्रेजुएशन करे, हाँ। कम से कम ग्रेजुएशन तो करे। जी। तो ग्रेजुएशन करने के लिए कितना दिन लगता है? 15 साल जी। 15 ईयर्स। हाँ। केजी से लेकर आप ग्रेजुएशन 15 साल। तो 15 साल वेट तो करो। संगीत भी ऐसे ही है जी। संगीत 1 साल में नहीं आएगा जी। आप सोचो कि मैं यूं सीखा और यूं मैं बजाने लगूं। 15 साल जब ग्रेजुएशन के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। 8वीं फेल 10वीं पास क्या नौकरी मिलेगी? चपरासी की नौकरी मिलेगी, छोटी नौकरी मिलेगी। मैं किस चपरासी भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक छोटी नौकरी मिलेगी। जितना आप अपने आप को बड़ा बनाओगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। जितना आप आईएएस का एग्जाम दोगे तो आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो वो उसके लिए कितना टाइम पीरियड है? आप हम नर्सरी से चलते हैं ना, तो उसको गिनना है। तो ऐसी म्यूजिक है उसमें। अब सारे गामा हम किसी को सिखा रहे हैं तो वो ABCD है, नर्सरी है वो। फिर उसके बाद रागदारी आएगी, उसके बाद वो वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाना, सब कुछ फिर ऐसे लिखने बाद में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो पीरियड जो है ना, उतना टाइम तो चाहिए। लोग कहते हैं कि कब तक सीख लेंगे? मैंने कहा आप सीख चुके हो। आप सीख चुके हैं, मैं ही आपका शागिर्द बन जाता हूँ। मैं तो ऐसे बोलता हूँ। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे यदि बोला जाए तो राहुल देशपांडे जी वो उनके एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे और शायद CA बन जाते जी। पर पुला देशपांडे जी, जो कि पूरे महाराष्ट्र के दैवत बोलते हैं जी, पुला देशपांडे जी ने उनको एक बार कहा कि आप किसी स्टेशन से घर तक आते हो तो आपको CA नाम के कितने बोर्ड दिखते हैं? तो कहते बहुत सारे दिखते हैं। डॉक्टर नाम के कितने दिखते हैं? तो उन्होंने कहा बहुत सारे दिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो शास्त्रीय गायक हैं? तो राहुल जी कहे कि ठीक है। तो उसके पश्चात राहुल जी ने उनके इंटरव्यूज में ये बात बताई है। तो उसी तरह से एक प्रश्न अगला ऐसा आ रहा है कि आप जैसे संजीव अभ्यंकर जी पंडित जी ने, जसराज जी ने उनके माता पिता से पूछा था कि ये पढ़ाई में कैसे है? तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे, अगर ये पढ़ लिख जाए तो डॉक्टर बन सकते जी, बन सकते। पर ये संगीतकार यदि बनेंगे तो उतना ही फुल टाइम यदि दे तो कैसा? तभी जाके वो, और उन्होंने फिर शास्त्रीय गायन को ही चुन लिया था। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं, संगीत तो सिखाना चाहते हैं उनके बच्चों को, पर यदि 10वीं की एग्जाम आ जाए, 12वीं की एग्जाम आ जाए, या फिर कोई उनकी ऐसी एकेडमिक्स रिलेटेड चीज आ जाए तो वो संगीत को रोक लगा देते हैं। तो संगीत को एज ए प्रायोरिटी लेना, ये माँ बाप को हम बताएं तो उसके लिए क्या सबसे बड़ी चीज होगी जो आप बताएंगे कि जिसके कारण वो कन्विंस हो जाए? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जैसे डेली उठ के ब्रश करना ज़रूरी है, या नहाना ज़रूरी है, या पूजा करना ज़रूरी है, तो वैसे संगीत भी करना चाहिए। अगर हम खाना ज़रूरी है हमारे लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, तो संगीत को भी हमारे रियाज करने की उसकी एक दिनचर्या बनाना चाहिए। बेशक वो 1 घंटे का क्यों ना हो जी, 24 घंटे ही है। 24 घंटे में हम डिवाइड कर लें कि हमने 5 मिनट नहाने के लिए दिया, 5 मिनट पूजा के लिए दिया, 5 मिनट उसके लिए दिया, और बाकी 6 घंटे हमने ऑफिस को दिया या पढ़ाई को दिया या किसी को दिया। उसके बाद भी टाइम है जी। मैक्सिमम टाइम आज की डेट में हम किस पे रहते हैं? अब तो फोन और लैपटॉप पे ही बस, तो उस पे रहते हैं। अगर हम उसको कम करके जी, संगीत को कम करके ना संगीत को ना कम करके, हम उन जो फालतू की चीज़ें उसको कम करके हम संगीत को ही कंटिन्यू करें पढ़ाई के साथ, तो फिर वो तो ये बाधा आएगी नहीं, बाधा नहीं आएगी। बहुत बहुत बढ़िया कहा पंडित जी आपने। अगर प्रश्न तो बहुत सारे जी, और मैं कितना बात करूं, प्रश्न तो आते ही रहेंगे। आपने
ग्रेजुएशन वाली जो बात कही थी, जो अभी हमारे संगीत महोत्सव के भी एक तब पूरा हो रहा है, जी जी 12 साल पूरा जी। और हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से शास्त्रीय संगीत को लेकर लोग अभी सकारात्मक हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जो संगीत नाटक की परंपरा है उसमें भी उपशास्त्रीय का दर्जा उसको दिया गया। उपशास्त्रीय ही बोलते हैं नाट्य संगीत को। तो मेरा उपशास्त्रीय को लेकर एक प्रश्न है। जैसे शास्त्रोक्त संगीत के साथ उपशास्त्रीय का थोड़ा सा प्रस्तुति होता है जी, और ये अवेयरनेस बनाने के लिए यदि उपशास्त्रीय का एक अलग से आइसोलेटेड उपशास्त्रीय का यदि कॉन्सर्ट रखा जाए तो उसके प्रति आपकी क्या राय है? नहीं, होते हैं। हाँ, ठुमरी महोत्सव होता है, हाँ, जिसमें जिसमें सिर्फ ठुमरी, कोई हमारा शास्त्रीय संगीत कोई डीप क्लासिकल नहीं होता, रागदारी नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ ठुमरी होती है। अच्छा, तो वो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए कि क्लासिकल तो है उसमें, जी, उसका बेस तो वैसे भी बेस, हाँ, क्लासिकल है, तो उसमें एक थोड़ा सा लाइट अंग है जी, उपशास्त्रीय इसीलिए कहा गया जी। तो उससे जो आज की जनरेशन है उसको क्लासिकल हमारा म्यूजिक मिल रहा है, बट थोड़ा हाँ, और भी मतलब रिदमिक करके या कह लो, या बोल प्रधान कह लो, या तो वो शब्द प्रधान कह लो, तो वो उससे आजकल की ऑडियंस को एक रुझान होगा, होना चाहिए जी। और उसी के बहाने फिर क्लासिकल होना चाहिए जी। कि एक साइकिल बन जाए, फिर क्लासिकल से उपशास्त्रीय संगीत पे चले गए, जैसे होता है कार्यक्रम में होता है। जैसे कि कल हमने क्लासिकल रागदारी करने के बाद एक धुन बजा दी, तो ये प्योर वैसा भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे म्यूजिक में ये नहीं हो सकता कि सिर्फ धुन बजाने के लिए आए जी जी। हाँ, वोकल वाला तो कुछ भी गा सकता है जी, ठुमरी से, दादरा से, नाट्य संगीत का और कुछ भी, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है वो सीधे आके धुन बजाए जी, वो संभव नहीं है जी।